नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आप लोग का एक बार फिर से गया गाइडेंस के मंच पर स्वागत करता हूं। और आज से जो 4 क्लासेस चलेगा वो रिवाइज बिहार कर करके मैं इसका नाम दिया हूं, एक क्योंकि पूरे बिहार के बच्चे इसमें लाभ लेंगे। और यह क्लास जो है 2 पुस्तक आपकी चलती है 12th में, आपको पता है, और दोनों पुस्तक में 9 अध्याय है। तो 9 अध्याय को 2 क्लास में और दूसरे पुस्तक की जो 9 अध्याय है उसको 2 क्लास में। तो 4 क्लास में आपका पूरा जो है वह मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। अगला 4 दिन में जो है हम लोग के साथ आप बने रहिए, तो इसमें आपको कोई पार्ट छूटेगा नहीं। अगर पूर्व की कक्षा अगर आप नहीं भी देखे हैं तो इसको आप ज़रूर देखें, ताकि इससे आपको बहुत सी जानकारी जो है आज जो मैं बताऊंगा वह आपको परीक्षा में क्वेश्चन वहाँ से निश्चित रूप से दिखेगा। ठीक है, तो आज हम इसके अंतर्गत आज जो 4 टॉपिक चर्चा करेंगे उसमें पहला है एक दल के प्रभुत्व का दौर, जो आपका स्वतंत्र भारत की राजनीति पुस्तक है। उस पुस्तक से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, दूसरा है भारत के विदेश संबंध को समझेंगे, उसके बाद फिर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इसको रिवाइज करेंगे। और अंतिम जो चैप्टर इसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे वह है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो 4 चैप्टर आज आपका होगा और 5 चैप्टर जो है वह कल होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे बुक में भी 4 और 5 करके कॉम्बिनेशन बना के 4 दिन में पूरा आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि 1 जनवरी से आपका एक क्यूज चलेगा, जिसके लिए आप जो गया गाइडेंस का व्हाट्सएप ग्रुप है या तो उसको ज्वाइन कर लें, या टेलीग्राम पे गया गाइडेंस प्रोग्राम नाम से चैनल है जिसको आप खुद ही सर्च कर करके उसमें ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप चलाना जानते हैं तो किसी भी सदस्य का जो है आप नंबर ले लें, मैसेज उससे कर दें और वहां आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे ऐड हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं भी अपना नंबर जो है दे रखा रहता हूँ हर स्लाइड में, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो आप फ़ोन ना करें, मैसेज कर करके हम लोग से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोग को क्लास शुरू करने से पहले, वो मैं दे दिया। अब चलते हैं, हम लोग रिवाइज करते हैं जो प्रश्न आने वाले हैं आपके 2022 के एग्जामिनेशन में। तो हम चलिए एक दल के प्रभुत्व के दौर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग इसके चैप्टर के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर बात किए थे। आप थोड़ा सा अगर आप मेरी कक्षा देखे हैं तो रिकॉल करिए उस सारी चीज़ों को कि एक दल से किन का बोध होता है, किस पार्टी का बोध होता है ना। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि कांग्रेस जो है वह एक डोमिनेशन के रूप में शुरू से चलते आ रही थी, और उसका कारण रहा था कि हमारे जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुए, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उसमें कांग्रेस का बढ़ चढ़ कर का हिस्सा रहा था। जितने भी टॉप मोस्ट लीडर रहे थे वह कहीं ना कहीं कांग्रेस से संबंधित थे। मैं यहाँ यह नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस के अलावे जो है वह अच्छे लीडर नहीं थे, ऐसा मैं कदापि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुसंख्यक जो नेता हुआ करते थे उस समय वह कांग्रेस से बिलोंग करते थे, है ना। और जितनी भी कांग्रेस से बात करने के लिए समितियां आई, जैसे हम लोग बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, कैबिनेट मिशन की योजना, माउंटबेटन योजना की, जिसको जून योजना के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी और सारे जो चीज़ें घटी स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए, वहाँ पर आप क्या देखते रहे हैं अभी तक कि कांग्रेस के सदस्य ही जो है वह पार्टिसिपेट करते रहे हैं मुख्य रूप से। हालांकि मुस्लिम लीग भी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, एक अपोजिशन के रूप में वह कार्य कर रही थी, लेकिन जो अधिकार कांग्रेस का आम जनता पे था उसके बनिस्बत किसी और लोगों का नहीं था, है ना। तो ये तो थी हमारे आज़ादी के पूर्व की बात, पहले की बात जब हम कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का डोमिनेशन रहता है। ठीक है, एक प्रभुत्व यहाँ से ही चला आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं या स्वतंत्रता के पूर्व जब हम संविधान सभा गठित करते हैं, यह एहसास हो जाता है कि अब हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है, तब
देश को चलाने के लिए एक संविधान की निर्माण करने की बात सामने आती है। उसको लेकर करके एक संविधान सभा गठित की जाती है। संविधान सभा में भी कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ आप फैक्चुअल चीज़ें जो हैं आप जरूर याद करेंगे। जैसे संविधान सभा कब गठित हुई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, है ना, तो 6 दिसंबर 1946 को उसकी गठन हुआ है, 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई है। उसके अलावे जो विभिन्न समितियां हुई हैं उसके कौन कौन से चेयरपर्सन रहे हैं, ठीक है, प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे, संघ समिति के कौन चेयरपर्सन थे, इन सब को आप जरूर याद करके चलेंगे क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। और यह प्रश्न जो है 11th क्लास से जुड़ा हुआ है। मैं देखिए हमेशा आपको कहते रहा हूं कि 11th के वीडियो को आप जरूर देखें, वहां से 25 से 30% क्वेश्चंस जो है मैं हमेशा देखता हूं कि वहां से आपको एग्जामिनेशन में रहता है, ठीक है। तो बात हम लोग कर रहे थे एक दल के प्रभुत्व की। आज़ादी के बाद जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तो देश के सामने और भी कई प्रकार की चुनौतियां थीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिट कर करके राष्ट्रीय जो नेता थे उनको सारी व्यवस्था मिली थी, है ना, ऐसा नहीं था। उनके सामने कई तरह की चुनौतियां थी। पहली चुनौतियां तो थी कि सबको यूनाइट कर करके एक माला में पिरो करके रखना, ये एक बहुत बड़ा टिपिकल टास्क था। जब हमारा स्वतंत्रता हमें मिली, पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो यह उस समय लोग यह सोच रहे थे कि शायद अब जो है व्यवस्था ठीक हो जाएगी, शांति से हम लोग रह पाएंगे, अपना विकास कर सकेंगे। लेकिन यह हुआ नहीं। अलग तो हो गया लेकिन वह समस्या जो है वह और जो है दिन ब दिन बढ़ते गई और कई तरह की और क्षेत्रीय समस्या जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे उत्पन्न होती रही। तो तत्कालीन जो पहला इलेक्शन होता है 1951-52 में जब हमारा प्रथम आम चुनाव होता है, उसके पूर्व हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक अंतरिम गवर्नमेंट जो है वह शासन चलाती है पूरे देश पर। और अंतरिम गवर्नमेंट क्या होता है? अंतरिम गवर्नमेंट कहने से मतलब आप यह समझ लें, अगर सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो टेम्प्रोरी कार्य करने के लिए किसी अस्थायी व्यवस्था जब की जाती है उसे अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में हम लोग जानेंगे। और जब अस्थायी गवर्नमेंट हो गया 51-52 में जब चुनाव आई और उसमें जब कांग्रेस को बहुमत मिलता है तब जो है वह अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाती है ना। देखिए यहाँ पर कुछ स्लाइड मैं साथ लेकर के आया हूँ, लेकिन उस स्लाइडों के माध्यम से मैं जब कभी जा भी सकता हूँ, अदरवाइज मैं आपको बिना स्लाइड गए ही सारी चीज़ों को रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ आप अगर स्लाइड की अगर ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर पीले कलर से कुछ फैक्ट मैंने कर करके आपको दिखाया है कि 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 जो है हमारे संविधान के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। इस तारीख को ही हमारा संविधान जो है अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हो गया था, ठीक है। अब जैसे ही यह व्यवस्था हुई, हम गणतंत्र हुए, तो वह आप यह जान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन जब गठित हुआ था 1950 में, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी टिपिकल टास्क था कि किस प्रकार इलेक्शंस कराया जाए, है ना। इलेक्शन जब सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जब बनते हैं, उस समय तो एक ही चुनाव आयुक्त रहा करते थे। 1961वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था में परिवर्तन आता है और उसके पहले जो है वह एक सदस्यीय ही चुनाव आयोग कार्य करती है। अब देखिए यह सारी व्यवस्था चल रही थी, ठीक है। तो देश के सामने कई सारे उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, है ना। तो इलेक्शंस कमेटी एक गठित की गई जिसमें कांग्रेस के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारे, मुरारी देसाई है, रफ़ी अहमद किदवई हैं, डॉक्टर बीसी राय हैं, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। इनकी नेतृत्व में यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो लोग हैं वह कमेटी के सदस्य हैं, ठीक है। ये कमेटी के सदस्य हैं और नीचे जो हैं वह उम्मीदवारी अपनी सुनिश्चित करने के लिए मांग कर रहे हैं कि साहब हमको जो है उम्मीदवार बनने का अवसर दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि
एक नियम निर्धारित कर करके जो निर्णय होता है समिति कमेटी का, वह व्यवस्था बनती है और उम्मीदवार खड़े होते हैं। इस इलेक्शंस में हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस जो है वह भारी बहुमत से जो है विजय होती है। 364, देखिए आगे की स्लाइड में मैं यहाँ दिखाया हूँ, 489 सीटों पर चुनाव होता है 1952 में, जिसमें 364 सीटें जो है वह कांग्रेस को प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 364। और यह PYQ है, अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है कि कितनी सीटों पर पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। और एक चीज़ थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो क्लास हुई थी ना, उसमें पता नहीं मैं इसका 489 का 364 जो है वह 90% बोलते रहा हूँ, तो 90% यह नहीं होता है, मैं 389 समझ गया था भूल से। तो यहाँ पर लगभग 70% के आसपास में ही उसको सीटें प्राप्त होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह ऑटोमेटिकली आप समझ भी सकते हैं कि 364 जो है वह कितना परसेंट 489 का होता है। ठीक है, तो उसके बाद के वर्षों में हम देख रहे हैं कि इसकी स्थिति जो है और चेंज होता है। पहले हम देखें, थोड़ा सा इलेक्शन कराने की प्रक्रिया के बारे में समझें कि पहला इलेक्शन जब हुआ था तो जिस प्रकार आज हम लोग देखते हैं कि EVM मशीन लगी हुई होती है, हम जाते हैं बटन दबाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप अंदाजा करिए कि जब पहला इलेक्शन हुआ था तो उस समय इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। सुकुमार सेन एक बैलेट पेपर के जरिए, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण भी आपको दिखाया हूँ मैं, बैलेट पेपर, और अभी जस्ट आपका इलेक्शन हुआ है स्थानीय स्वशासन का, पंचायती राज व्यवस्था का, उसमें भी आप देखे होंगे कि बैलेट पेपर क्या होता है। ठीक है, तो उस समय बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ करता था। और जिस प्रकार अभी आप वोटर मतदाता पहचान पत्र की मांग करते हैं जब आप जाते हैं वोट डालने के लिए, आप लोग तो इसमें नहीं आते होंगे लेकिन आपके गार्जियन इसमें आते हैं, देखते होंगे कि हाँ पापा जो है आधार कार्ड लेके जा रहे हैं या मतदाता पहचान पत्र लेकर के जा रहे हैं वोट डालने के लिए। तो उस समय यह व्यवस्था नहीं थी। उस समय किसी प्रकार केवल मतदाता सूची ही बन पाई थी, और मतदाता सूची भी जो बनी थी बच्चों, आप लोग यह जान लीजिए कि उस समय कंप्लीट रूप से नहीं बन पाया था। हालांकि गलतियां तो गलतियां तो अभी भी बहुत मिलती हैं मतदाता पहचान पत्र और मतदाता सूची में, लेकिन उस समय गलतियों का अंबार लगा हुआ था। खासकर महिलाओं के नाम में जो है उनके नाम तक एंट्री नहीं किए गए थे, बल्कि उनके हस्बैंड के नाम से वह परिचय उनका मिलता था, जैसे संजय की पत्नी, महेश की पत्नी, इस तरह से कर करके जो है उनका परिचय दिया गया था। ये व्यवस्था थी। उसके बाद एक और रोचक चीज़ मैं आपको बताऊं, हालांकि यह परीक्षा में नहीं आएगा, कि जिस समय इलेक्शंस हुआ था ना, तो जितने उम्मीदवार खड़े हुए थे प्रत्येक के लिए एक स्टील का बॉक्स बनाया गया था। जितने 12 उम्मीदवार खड़े हैं तो वोटिंग कंपार्टमेंट में 12 बक्से रखे गए थे, और 12 में जिनको आपको अच्छा लगता है उसमें आप डाल दीजिए, वही काउंट हो जाता था। आज की तरह 1 या 2 बक्से नहीं रखे होते हैं जिसमें सारे के डलाते हैं और बाद में फिर उसको अलग अलग कर करके काउंट कर लिया जाता है। इस प्रकार जैसा आज होता है उस तरह की नहीं थी। तो इस प्रकार यहाँ पर 20 लाख जो है बक्से उस समय बनाए गए थे। ठीक है, अभी देखिए, अभी इलेक्शंस जो है एक वोटिंग मशीन के जरिए संचालित होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको सीखना है, यह है कि इलेक्शन से संबंधित जो समितियाँ आई, जैसे आपका टी सेशन का क्या सुधार हुआ, तारकुंडे समिति जो आई वह क्या सुधार लेकर के आई, ये सब बातों को आप यहाँ से रिकॉल करेंगे। और यह क्लास जो है वह 11th में चुनाव और प्रतिनिधित्व में पढ़ाया हूँ, उसमें सारी चीज़ें जो है वह डिटेल्स में बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो देख रहे थे कि कांग्रेस किस प्रकार सीटों पर जो है वह कब्जा करती है, वह देखिए पहला इलेक्शन तो हम लोग देख लिए थे कि 489 सीटों पर 364 सीट लेकर के आती है। दूसरे चुनाव में भी जो है वह 494 सीटों पर चुनाव होता है और 371 सीटें वह जीतने में सफल हो पाती है। जब तीसरे इलेक्शन की बात आती है, अभी तक सब कुछ जो है गुड ओके चल रहा होता है। क्यों ओके चल रहा होता है कांग्रेस के साथ? क्योंकि वह जवाहरलाल नेहरू जो थे उसकी बागडोर संभाले हुए थे और एक बहुत अच्छे नेता के रूप में उनकी एक प्रसिद्धि रही है भारत में। ठीक है ना, उनके अगेंस्ट में किसी को यह नहीं हिम्मत होता था कि हम उनके अगेंस्ट में खड़ा हों, उनकी ऐसी पर्सनालिटी रही थी उस समय। ठीक है, तो जब तक उनका डेथ नहीं हुआ तब तक वह कांग्रेस में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, तो
तीसरा इलेक्शन जब होता है 1962 में, तो 494 सीटों पर इलेक्शंस होता है, जिसमें 361 सीटें लेकर के कांग्रेस जो है वह आती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और आपके क्लास में बताया था कि कैसे जो है कम परसेंटेज ला करके भी सीट अधिक यहाँ पर लाया जाता है, और उसके पीछे कारण बताया था आपको कि यहाँ पर हमारे के यहाँ जो सिस्टम है इलेक्शंस कराने का, दो तरह का इलेक्शन होता है हमारे के यहाँ। एक तो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से, जिसको में आपका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि का इलेक्शन होता है। दूसरा जो इलेक्शन होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका यह होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो होती है उसके जरिए होता है। तो यहाँ पर जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में एक कोटा होता है जिसको प्राप्त करने पर ही कोई विजेता होता है, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो होता है उसमें एक मत से भी अगर आप जीत गए, मान लेते हैं कि 100 लोगों का वोट है किसी बूथ पे, और वहाँ पे कोई व्यक्ति 20 ही वोट लेकर करके बाकी का सब 17, 18, 19 भी आता है, तो 20 लाने वाला व्यक्ति ही जो है वह जीत हो जाता है। लेकिन एकल संक्रमण मत प्रणाली में जो है इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर 100 के लिए जो है एक कॉमन मत जो है आना अनिवार्य होता है। तो ये कुछ अपने के यहाँ की जो है विशेषता कहिए या जो है डिमेरिट कहिए, या आप समझेंगे। तो ये हम लोग के यहाँ है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, नो डाउट, लेकिन कांग्रेस को सबसे पहले जो झटका लगता है वह लगता है 1957 में। 1957 में जब चुनाव होता है तो केरल में वह कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाती। वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, हम पढ़े थे इसके क्लास में, EM नंबूद्रिपाद जो होते हैं वहाँ के एक बहुत बड़े लीडर होते हैं, और कांग्रेस को जो है वह हराने में सफल हो जाते हैं। वहाँ उनकी सरकार बनती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कोई अगर एक पक्ष में हो तो अकेले आदमी को जो है वह दबा दिया जाता है, चाहे वह सत्य हो या असत्य हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हुआ भी यहाँ यही, कांग्रेस की सरकार वहाँ हारती है केरल में, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है एक आरोप लगा करके उस गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन खैर जो एस नंबूद्रिपाद हैं उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई है कि कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 सीटों पर वहाँ इलेक्शन हुआ था, जिसमें 60 सीट वह लेकर के आते हैं। हालांकि 60 सीट के लिए जो है वह सरकार बनाने में समर्थ नहीं थे, लेकिन 5 जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जिसको आप कहते हैं एक निर्विरोध नहीं, स्वतंत्र ही कह लीजिए उसको, जिसका किसी दल से नहीं होता है लगाव, वह इनको समर्थन दे देते हैं। और वह निर्दलीय जिसको कहते हैं, बिना किसी दल के जिसको कहते हैं, तो वो इनको सपोर्ट कर देते हैं और वह सरकार बनाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ अब हम लोग बात करेंगे कांग्रेस से इतर दूसरे दल की। क्या कांग्रेस के अलावे भी जो है दूसरी कोई पार्टी रही है? हाँ, हम लोग जब संविधान पढ़े थे 11th क्लास में, वहाँ भी मैं आपको बताया था कि कांग्रेस के अलावे भी पार्टियां रही हैं, लेकिन उसकी संख्या जो है वह थोड़ा कम रही है। वह थोड़े स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सके हैं, इसलिए उसको कम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रही है। एक दल नहीं रहा है, कई सारे दल रहे हैं स्टार्टिंग से भी। तो यहाँ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। कांग्रेस का डोमिनेशन तो चला आ रहा था, उसका कारण भी मैं आपको बता दिया, क्योंकि नेहरू जी साथ साथ चले आ रहे थे। उसके बाद समस्याएं आती है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। सोशलिस्ट पार्टी जो एक दल हुआ करता था, वह कांग्रेस के अंदर से ही जो है वह उत्पन्न हुआ है। 1934 के आसपास यह चीज़ें कांग्रेस के कुछ युवा नेता जो थे, वह समाजवादी व्यवस्था लाने की बात को लेकर करके कांग्रेस का विरोध शुरू करते हैं, और वह दोहरी सदस्यता को जो है वह बनाए रखते हैं। ठीक है ना, इसी ध्येय को रख करके 1948 में कांग्रेस जो है वह एक अपना संविधान होता है किसी दल का, उसमें संशोधन लाती है। और संशोधन लाने के बाद यह अनिवार्य हो जाता है कि आप एक ही दल के सदस्य होंगे।
ठीक है ना। यह व्यवस्था होने के बाद 1948 में, देखिए 1948 में उससे कांग्रेस से अलग होकर के एक सोशलिस्ट पार्टी बनती है, ठीक है। और उसका जो कार्य होता है वह सिर्फ समाजवादी व्यवस्था की बहाली के लिए बात करता है, ठीक है। यहाँ देखिए इस स्लाइड से मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद कराना चाहूँगा कि आप यह याद रखें कि दो बैलों की जोड़ी जो है वह कभी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रहा है। दो बैलों की जोड़ी जो है वह कभी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रहा है। और उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आया है, फिर इसके बाद जो है हम लोग यह जानते हैं कि चरखा जो है वह कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रहा है। उसके बाद पंजा छाप जो है कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय में इसको मिलता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ, देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो बात आती है इंडिया में वह किस प्रकार काम करती है। देखिए पहला जब इलेक्शन हुआ था उस समय भी यह मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आई थी। और जहाँ तक बात है इसकी स्थापना की, तो यह आप जान ले कि एम.एन. रॉय इसके स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आज जानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका चुनाव चिन्ह भी दिया हुआ है, इस चुनाव चिन्ह को भी आप याद रखेंगे। यहाँ से दो तीन चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसका चुनाव चिन्ह, इसके संस्थापक और यह कब जो है बनी, यह आप तीन चार चीज़ें जो हैं वह याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जनसंघ की। थोड़ा सा 1 मिनट में पानी थोड़ा सा पीना चाहूँगा। जनसंघ जो है उसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा गले में खराश है तो बोलने में कभी कभी परेशानी हो रही है। मौसम वह है ना, बहुत धूप नहीं निकली है और कल से थोड़ी तबीयत हमारी ढीली लग रही है, इस कारण थोड़ा बोलते बोलते पानी की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे, क्लास कंटिन्यू करेंगे क्योंकि परीक्षा निकट है। तो क्लास में किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहता हूँ, हमारी तरफ से कोई आपको कमी ना हो, यह मैं पूरा ख्याल रखूँगा। जनसंघ की बात करते हैं। जनसंघ जो है हम लोग इसके अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय को जानेंगे और दीनदयाल उपाध्याय जो रहे हैं वह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। 1951 में जब भारतीय जनसंघ स्थापित होता है तो उस समय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं, संस्थापक अध्यक्ष जो होते हैं, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते हैं, ठीक है ना। और यह बहुत इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन बन सकता है, वो भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि जो है जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से किनका नाम रहा है, उनके संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे हैं, यह कब स्थापित हुआ है, या इसका जो चिन्ह रहा है वह क्या है। ये आप चीज़ें 3-4 जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। जनसंघ दीनदयाल उपाध्याय की इंपॉर्टेंस आप यह समझ लें कि आज जो बीजेपी आप देख रहे हैं उसकी जड़ें जो हैं वह जनसंघ में निहित है। आरएसएस और जनसंघ ये जो आप सुनते हैं यह कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे दीनदयाल उपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही कारण है कि आज कई योजनाएं जो केंद्र सरकार की है वह दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर संचालित होती है। बल्कि हम यह भी देखे हैं कि आपका एक स्टेशन का नाम भी जो है दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है ना। दीनदयाल ज्योति योजना, उज्ज्वला योजना, कई सारी योजनाओं का जो है नाम इनके नाम पर किया गया है, ठीक है। आगे जो है हम लोग स्वतंत्र पार्टी को समझेंगे और स्वतंत्र पार्टी में एक ही चीज़ आपको याद करके यहाँ पर चलना है कि 1959 में यह अस्तित्व में आई है। कब आई है? 1959 में। और इससे जुड़े हुए जो बहुत बड़े लीडर रहे हैं सी राजगोपालाचारी रहे हैं। 2 चीज़ जो है यहाँ पर याद करना है। हालांकि यह जो है इकोनॉमिक विकास को लेकर करके कांग्रेस से कुछ अलग विचार रखती थी और यह विभिन्न मुद्दों पे जो है आर्थिक चीज़ों को जो है ना वह काफ़ी उजागर करती थी कि डेवलपमेंट के रास्ते जो है किस प्रकार अलग होने चाहिए, ये इनका अलग पक्ष हुआ करता था, ठीक है। ये तो थी आपका एक दल के प्रभुत्व की दौर की डिवीजन। मैं समझता हूं कि यहाँ से इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब जो है दूसरा चैप्टर जो रहा है वह हम लोग आज इसके अंतर्गत पढ़ेंगे भारत के विदेश संबंध। अब पहले चैप्टर में तो हम लोग देख लिए कि भारत की स्थिति जो है वह एक पार्टी की डोमिनेशन की रही है ना। उसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं कि भारत के विदेश संबंध
किस प्रकार के रहे हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो यहाँ सबसे पहले आपको मैं बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो 5 लीडर हैं इसका नाम आप याद कर लें। ये 5 लीडर जो हैं यह नाम आप याद कर लें, यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न दिखेगा ही दिखेगा। और इसको याद करने के लिए मैं आपको निमोनिक भी बताया था कि NQST अर्थात नेहरू, नासिर, नुक्रुमा, सुकर्नो और टीटो। आप ऐसे भी याद रखेंगे ना तो आप खूब आसानी से जो है परीक्षा में गेस कर लेंगे कि हाँ कौन है कौन नहीं है, कौन किस देश से जो है बिलोंग करता है। और इसका मैं आपको यह भी बताया था कि किस देश से बिलोंग करते हैं ये नेता, उसको भी याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग? नेहरू तो हम लोग नहीं भूल सकते हैं कि नेहरू जो है हमारे देश के रहे हैं, तो उसको नहीं भूल सकते हैं, इंडिया से थे। अच्छा, न्यूक्रुमा जो थे वह घाना से थे, टीटो जो थे युगोस्लाविया के थे, सुकर्नो जो थे वह इंडोनेशिया के थे, और नासिर जो थे वह कहाँ के थे यह आप बताइएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वह आपको मैं बताया हूँ कि कैसे जो है एन के पहले जो एम आता है तो वह मिस्र के हैं। यह आप जो मेरी क्लास अगर आप देखे होंगे तो खूब आसानी से आप बता देंगे कि नासिर सर मिस्र के हैं, लेकिन नहीं देखे होंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। खैर, आपको यह याद कर लेना है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसके बैकग्राउंड की। यह प्रश्न आपको 1 नंबर में भी आ सकता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, लघु उत्तरीय में भी आ सकता है और दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न में आ सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका भारतीय विदेश संबंध जो है इसमें अपना रोल अदा करता है। अब देखिए इसके पीछे जो है हम हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो हम लोग यह जानते हैं कि भारत कभी उपनिवेश रहा है, और विश्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो एशिया और अफ्रीका 2 ऐसे महादेश रहे हैं जहाँ की अधिकांश देश कहीं ना कभी किसी न किसी के गुलाम रहा करें हैं। तो 1950 के दौर में जब स्वतंत्र होने की लहर दौड़ी और एक रिजोल्यूशन यूएनओ के द्वारा भी लिया गया कि किसी को गुलाम बना करके रखना ठीक नहीं है, ये इलीगल है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है वह लोग देश जो है वह स्वतंत्र होना शुरू हुए। ठीक है, इसी क्रम में भारत भी स्वतंत्र हुआ, अफ्रीका के भी कई सारे देश जो है स्वतंत्र हुए। तो इनके सामने यह एक समस्या थी कि हम आज़ादी के बाद अपना विकास कैसे करें, अपनी संप्रभुता, अपनी जो विकास की बातें हैं उसको कैसे बना के रखें, जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसको कैसे फुलफिल किया जा सके। और यहाँ की एक चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यह आपका PYQ है, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ठीक है, और पूंजीवाद और साम्यवाद 2 विचारधाराओं की लड़ाई जो उस समय दिख रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इसके सामने यह समस्या आई थी कि हम किसका जो है वह समर्थन करें, हम किस पक्ष की ओर जाएं। तो यह न सिर्फ भारत की बल्कि अन्य देशों की भी यह समस्या थी कि हम किसी देश के पास जाएं, किसी गुट में शामिल हो या नाटो में शामिल हो या वार्साव में शामिल हो, यह उनके लिए विचारणीय प्रश्न था। और उस समय जो तत्कालीन हमारे नेता हुआ करते थे जिनके जिम्मे विदेश विभाग रहा करता था वो पंडित नेहरू थे, और जब तक वह जीवित रहे पूरा विदेश विभाग वह अपने पास ही रखे हैं, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो वहाँ जो है उनका निर्णय होता है कि नहीं साहब हम लोग किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। और विश्व के जो 5 लीडर्स को मैं आपको दिखाया था इसके पूर्व के स्लाइड में, वह 5 नेताओं के एक अथक प्रयास से एक सम्मेलन होता है। और सम्मेलन में देखिए यहाँ यह सम्मेलन जो है एफ्रो एशियाई एकता के रूप में जाना जाता है, एशिया अफ्रीका एकता के रूप में इसको जाना जाता है। और यह सम्मेलन जो है वह 1955 में बांडुंग में यह सम्मेलन होता है, और बांडुंग कहाँ है? मलेशिया में है। और यह PYQ है आपका कि यह कहाँ है, ठीक है ना, कब हुआ है यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव जो है इसी सम्मेलन में पड़ती है ना। और इसका पहला सम्मेलन जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में होता है।
और इसका उद्देश्य क्या रहा है कि किसी भी गुट में शामिल न होना, स्वतंत्र रहते हुए अपने देश के विकास, अपनी संप्रभुता की रक्षा आदि की व्यवस्था करना। कहीं ना कहीं यह विचार उस समय जो नेता थे उनके मन में यह था कि हम किसी गुट में अगर शामिल नहीं होते हैं तो हमको दोनों का सहयोग जो है वह मिलता रहेगा, और एक देश में शामिल हो जाएंगे, एक गुट में शामिल हो जाएंगे तो दूसरे का जो है हम एंटी हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, और कल को जो है हमको अपनी स्वतंत्रता भी खोनी पड़ सकती है। यह एक बहुत बड़ी नेचुरल चीज़ थी। संप्रभुता की रक्षा जो है वह बहुत बड़ा कार्य था जिसको कोई खोना नहीं चाहते थे। अब जो है हम लोग थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा करते हैं। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद होते हैं तो हम लोग यह जानते हैं कि यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि जो है वह अमन चैन शांति से लोग रह सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और 1948 में ही जो पाकिस्तान है वह भारत पर हमला करता है, कश्मीर पे हमला करता है। कश्मीर जो है वह उस समय विलय कश्मीर का होता है इंडिया में, है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे भी, इसमें पढ़ना भी है आज। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जब नेहरू जी का डेथ हो जाता है 1964 में और शास्त्री जी को कमान दिया जाता है देश का, तो पाकिस्तान जो है वह भारत पर हमला कर देता है। और यहाँ देखिए कि वह कच्छ के रण में और कश्मीर में दोनों जगह पर अप्रैल में यहाँ करता है और अगस्त सितंबर में जो है वह जम्मू कश्मीर पर हमला कर देता है। तो दोनों जगह पर हमला कर देता है और वह सोचता है कि जो है हम इसमें सक्षम हो जाएंगे कि भारत पर जीत सुनिश्चित कर लेंगे, कश्मीर को जो है हम हथियाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शास्त्री जी जो होते हैं वह बहुत ही सटीक रूप से उसका जो है जवाब देते हैं और भारतीय फौज जो है उसको पीछे ढकेलने, लाहौर तक खदेड़ने में सफल हो जाती है। और इसी क्रम में 1966 में ताशकंद समझौता होता है जहां पर आकस्मिक जो है उनका शास्त्री जी का निधन भी हो जाता है। खैर यह एक विवाद का विषय रहा है कि उनका निधन कैसे हो जाता है ना, इस पर कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उस विवाद में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। है ना, बांग्लादेश का जो है उदय वो कैसे होता है। देखिए बात हम लोग करेंगे 1970 के चुनाव की। जब 1970 में चुनाव होता है तो पश्चिमी जो पाकिस्तान होता है वहाँ पर तो जुल्फिकार अली भुट्टो जीतते हैं, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान होता है वहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है कि अवामी जो लीग होती है वह सरकार बनाने में सफल हो जाती है। और यह व्यवस्था जब आती है तो जुल्फिकार अली भुट्टो को यह बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान जो होता है वह अपनी विचारधारा, अपने सोच जो है वह पूर्वी पाकिस्तान पर थोपा करता था और उसके ही नियम कानून वहाँ पर चला करते थे, तो इस चीज़ को वह बर्दाश्त नहीं करता है। और 1971 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाँ पर इतने मारकाट शुरू होते हैं, हत्याएं शुरू होती है, रेप शुरू होता है, बलात्कार शुरू हो जाता है कि वहाँ से लोग जान की क्षति, जान बचा कर करके वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, है ना। और इस प्रकार वहाँ की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है और ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग जो होते हैं वह भारत से समर्थन की मांग करते हैं और भारत को नैतिक समर्थन पूर्व से भी इसमें मिल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि नैतिक समर्थन को जैसे ही जानकारी मिलती है तो पाकिस्तान यह आरोप लगाता है कि आप जो है वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। और इसी बीच में जो है हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंगर जो उनके सलाहकार थे वह पाकिस्तान का दौरा करते हैं। तो भारत को यह कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान जो है वह
यूएसए का साथी है और यूएसए जो है उसको मदद करेगा। यह भारत को कहीं ना कहीं चीज़ें लग रही थी। इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं कि भारत जो है वह यूएसएसआर से एक समझौता करता है जिसको 20 वर्षीय शांति संधि कहते हैं। और इस संधि के जरिए यह यूएसएसआर भारत को आश्वस्त करता है कि अगर इस युद्ध में यूएसए पाकिस्तान के साथ आता है तो भारत के साथ यूएसएसआर भी आएगा। होता भी यही है बच्चों, होता भी यही है। पाकिस्तान के साथ यूएसए का जंगी जहाज और ये सारे युद्धक विमान जो होते हैं वह आकर के खड़ा हो जाता है। इंडिया फिर अपने जो मित्र हैं उसको याद करता है कि साहब देखिए इस तरह की चीज़ें हैं, आपसे हमारी बात हुई थी, संधि हो गया था, आप हमारी मदद करिए। यूएसएसआर वादे के मुताबिक वह कार्य करता है और वह अपने जंगी जहाज़ों को जब भेजता है भारत के साथ होता है तो फिर अमेरिका को वहाँ से अपने आप को अलग थलग करना पड़ता है। वहाँ से वह अपनी चीज़ों को जो है वापस बुला लेता है ना। और उसके बाद जो है फिर 10 दिन की कार्रवाई में ही जो है वह ढाका जो है वह स्वतंत्र हो जाता है। वहाँ के 90,000 सैनिक जो होते हैं पाकिस्तान के वह आत्मसमर्पण कर देते हैं। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता होता है और वहाँ पर शांति अमन चैन की बहाली हो जाती है। हालांकि उसके बाद भी वहाँ पर कई बार जो है वह शासन में बदलाव होते रहा है, लोकतंत्र और सैनिक शासन आदि चीज़ें वहाँ पर चलते रही है। यहाँ पर से एक फैक्ट केवल आपको याद करना है कि करगिल युद्ध जो है वह कब हुआ था, तो मई जून 1999 में यह जो है चीज़ें हुई हैं। यहाँ से आपको सिर्फ ये याद करना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे चैप्टर की ओर। आज जो है हम लोग तीसरा चैप्टर जो रिवाइज करेंगे। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर जो है वह रिवाइज कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो है वह है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। इसके अंतर्गत जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कांग्रेस जो हाँ एक डोमिनेशन के रूप में थी तीसरे चुनाव तक, तीसरा जो आम चुनाव हुआ था तब तक कांग्रेस एक डोमिनेशन के रूप में थी। उसके बाद क्या ऐसी चीज़ें हुई कांग्रेस के अंतर्गत जो वह फिर से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता उसको पड़ी। उसके सामने कौन कौन सी इस तरह की चुनौतियां आ गई कि उसको कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। देखिए यह चित्र जो है आपके बुक से ही लिया गया है और यह बुक जो है वह आप देख सकते हैं कार्टून के माध्यम से जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रहा है उसको और कांग्रेस की स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। देखिए किस प्रकार शुरू में पहला जो साल रहा है कांग्रेस का, वहाँ पर दोनों की स्थिति जो है वह मेल जोल करके चलने की दिख रही है आपको। वह 19-20 का नजर आ रहा है। आप दम हल्का सा जो है दोनों के पैरों में आगे पीछे आप देख पा रहे होंगे पहले साल में, यानी कि कांग्रेस के अंदर मेल मिलाप है, मिलजुल करके चीजें सारी चल रही है। लेकिन 9वें साल में आप क्या देख रहे हैं कि 9वां साल जो है एक बैल जो है वह रुका हुआ है और दूसरा जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वह आगे अपना कदम बढ़ा चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है आप देख रहे हैं कि विचारधारा में जो है टकराव उत्पन्न होना शुरू हो रहा है। एक कह रहा है कि नहीं हम यहीं रहेंगे, दूसरा कह रहा है कि नहीं हमको आगे जाना है। ठीक है, यह उसके अंदर की जो है पॉलिटिक्स को इंगित कर रहा है। बच्चों यह ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछा नहीं जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को जब आप समझेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगी कि किस प्रकार जो है उसके अंतर्गत स्थितियाँ बनते गई। शुरू में किस प्रकार की थी, उसके बाद के वर्षों में किस प्रकार रही, उसके बाद के वर्षों में और क्या होता है देखते हैं। फिर जो है 17वें वर्ष में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 17 वर्ष में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बैल का फेस जो है वह पूरब की ओर है जबकि दूसरा जो है वह पश्चिम की तरफ है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है वह 36 का आंकड़ा जिसको कहते हैं वह स्थिति हो गई है। हम तुमको नहीं देखना चाहते हैं, तुम हमको नहीं देखना चाहते हो। होता है ना, किसी आम जीवन में भी इस तरह की चीज़ें घटती है कि हमसे
किसी का रिलेशन ठीक नहीं होता है तो वह हमको नहीं देखना पसंद करता है, हमको भी इस तरह की चीज़ें जो होती है तो हम भी किसी को देखना नहीं पसंद करते हैं। यह चीज़ें जो है आपको यहाँ पर कांग्रेस के जो समस्या रही थी उसकी तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद जो है वह 22वें साल में देखिए क्या हो रहा है कि दोनों जो बैल हैं वह एक दूसरे के आमने सामने जो है वह टकरा रहे हैं कि हम ज़्यादा शेर हैं कि तुम ज़्यादा शेर हैं, हम ज़्यादा मजबूत हैं या तुम ज़्यादा मजबूत हो, आओ दिखा लेते हैं, आओ लड़के फरिया ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप क्या देख रहे हैं, दोनों अभी तक बात नहीं कर रहे थे और अब जो है दोनों झगड़ा करने पर उतारू हो गए। तो ये कांग्रेस की जो है वह पूरी हिस्ट्री रही है अभी तक। यहाँ से आपको इस तस्वीर से आप कांग्रेस की बातों को समझ पा रहे होंगे कैसे कैसे होता है। आइए हम लोग थोड़ा इसके पर चर्चा करते हैं। देखिए कांग्रेस के सामने पहली जो समस्या आती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक डोमिनेशन की बात रहती है, लेकिन जैसे ही वह नेहरू जी का डेथ होता है 1964 में नेहरू जी का डेथ होता है और कांग्रेस के सामने पहली समस्या आती है। यह सबके सामने उलझन होता है कि अब देश का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि नेहरू के अलावे किसी को यह दूसरा विकल्प नहीं उस समय सूझ रहा था कि इसके अलावे कभी कोई सोचता ही नहीं था कि नेहरू के अलावे भी कोई प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन अब तो नेहरू जी हमारे बीच रहे नहीं थे, देश तो चलाना ही था, ऐसा तो है नहीं कि उस व्यवस्था को हम समाप्त कर सकते थे। तो कांग्रेस के अंतर्गत जो शास्त्री जी की छवि रही थी वह बहुत ही अच्छी रही थी। नेहरू जी के कैबिनेट में भी वह मंत्री के पद पर रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि उनका कोई दुश्मन नहीं हुआ करता था। वे एक ऐसे सत्यवादी कह लीजिए, इस प्रकार के लीडर थे उस समय जो एक सिद्धांत के आधार पर कार्य किया करते थे और उनके लिए पद और पैसा कोई मायने नहीं रखता था। एक बार की घटना है जब वह रेल मंत्री थे, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि रेल दुर्घटना होती है उनके रिजिम में, जब वह रेल मंत्री रहते हैं तो वह उसका नैतिक समर्थन लेते हुए पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं कि मैं चूंकि रेल मंत्री हूँ और रेल एक्सीडेंट हुआ है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हो सका ठीक से, इसलिए मुझको इस पद पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि जो थी ना आम लोगों में एक बहुत ही शालीन और समर्थवान व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे शास्त्री जी। नेहरू जी का डेथ होता है तो कांग्रेस के सामने यह समस्या आती है कि किसको जो है देश का नेतृत्व सौंपा जाए। इसी बीच में शास्त्री जी को यह जिम्मेदारी दी जाती है। कांग्रेस के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है, आम सहमति बनती है और शास्त्री जी के नाम पे मुहर लग जाता है। शास्त्री जी 65 के जब युद्ध होता है तो हम लोग जानते हैं कि उसका वह बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब देते हैं। हमारे उस समय में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, खाने के लाले पड़े होते हैं। उस समय शास्त्री जी पूरे देश से यह आह्वान करते हैं कि आप एक दिन सप्ताह में व्रत करें, क्योंकि हमारे के यहाँ खाद्यान्न की संकट था और एक दिन अगर आप उपवास करते हैं तो अनाज तो बचेगा ही बचेगा, आपका स्वास्थ्य भी जो है वह अच्छा रहेगा। और 1965 के युद्ध के बाद जैसे ही वह ताशकंद जाते हैं समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तो वहाँ पर आकस्मिक उनका निधन हो जाता है। हालांकि बहुत छोटे ही टर्म में उन्होंने एक अपनी जो पहचान बनाई थी वह आज भी स्मरणीय है। उनका जो है उदाहरण दूसरा कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, आगे जो है हम लोग देखते हैं कि 1966 में जब उनकी डेथ होती है, शास्त्री जी का ताशकंद समझौते के समय आकस्मिक निधन होता है, तो 2 वर्षों के अंदर ही कांग्रेस के सामने फिर से एक समस्या उत्पन्न होती है कि साहब अब किसको जो है वह कांग्रेस की बागडोर दी जाए। तो देखिए यहाँ पर जो स्थिति रहती है वह आप यह जान लीजिए कि 62 में 64 से 66 तक जो है वह प्रधानमंत्री शास्त्री जी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब 66 में उनका निधन होता है
तो देश के सामने यह समस्या आती है और यह निर्णय किया जाता है कि किसके दिया जाए। दो व्यक्ति जो है वहां पर दावेदार होते हैं। पहला जो है मोरारजी देसाई जो है आपके महाराष्ट्र, देखिए यहाँ लिखा गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात के वह मुख्यमंत्री रहे थे और वह अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करते हैं कि हमको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के बहुसंख्यक जो लोग होते हैं वह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। क्यों? उसका कारण तो एक था कि वह नेहरू जी की पुत्री थी और शुरू से ही वह जो है वह एक राजनीतिक फैमिली में पली बढ़ी थी, उनको देखने का सुनने का करीब से मौका मिला था और कांग्रेस की अध्यक्षता भी उस छोटी सी उम्र में ही वह कर चुके थे। लेकिन एक जो चीज़ थी कि वह कहते हैं कि एक निर्विरोध जो बात होती है वह उस पर आम सहमति नहीं बन पाती है कि हाँ इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ठीक है ना। तो होता क्या है, कांग्रेस के अंतर्गत जो है यह निर्णय किया जाता है कि किसको तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति रहती है वह इस प्रकार चल रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स होते हैं उस समय, जैसे के कामराज होते हैं जो बहुत ही एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, और भी कई लोग रहते हैं, उनका द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कांग्रेस के अंतर्गत गुप्त मतदान करा लिया जाएगा। क्या करा लिया जाएगा? गुप्त मतदान करा लिया जाएगा। ठीक है। गुप्त मतदान करा करके यह हम लोग कंफर्म हो लेंगे कि किसे जो है प्रधानमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। और जब इस तरह का मतदान कराया जाता है बच्चों, तो हम लोग यह पढ़े भी हैं पहले भी, आज भी यह जान लें कि इंदिरा गांधी जो है वह मोरारजी देसाई को हरा देती हैं। 2/3 बहुमत से अधिक मत जो है वह इंदिरा गांधी के पक्ष में आता है और वह एक बार फिर से पहली बार जो है वह प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करती हैं। ठीक है। आगे हम लोग यह थोड़ा सा देख लें कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको यह प्रश्न आते रहता है कि गैर कांग्रेसवाद जो है वह क्या है। गैर कांग्रेसवाद जो है वह क्या है। ठीक है। तो यहाँ आप जान लीजिए कि राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी थिंकर हुए हैं, एक समाजवादी नेता हुए हैं भारत में, और उनके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि कांग्रेस को अधिक मत प्राप्त नहीं होता है, फिर भी वह सीटें जो है वह ज़्यादा जीतने में सफल हो जाती है और सरकार बनाने में सफल हो जाती है। और क्यों ऐसा करती है वो? क्योंकि हम जो हैं वह बटे हुए हैं, हम एक नहीं है। हम अर्थात विपक्ष के लोग जो हैं वह बटे हुए हैं और इस कारण कांग्रेस जो है वह सरकार बनाने में सफल हो जा रही है। और यहाँ पर वह बोलते हैं, यह आह्वान करते हैं लोगों के साथ, जितने भी विपक्ष के लोग जो होते हैं, कि आप एक होइए। गैर कांग्रेसवाद इसी को कहते हैं, यानी कांग्रेस से अलग जो है एक संगठन बना करके कांग्रेस को हराने की बात जो है वह इस समय चलती है। जिस प्रकार हम लोग आज प्रेजेंट की बात देखते हैं कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार हम लोग केंद्र में देख रहे हैं ना, उसको हराने के लिए जो है कितनी क्षेत्रीय पार्टियां जो है वह किस प्रकार एक दूसरे से जो है रिलेशन बना करके, एक अलायंस बना करके हर वह कार्य करने को तैयार है ताकि इसको जो है सत्ता से हटाया जा सके। तो उस समय जो है देखिए, कहा जाता है ना कि इतिहास किसी चीज़ को दोहराता है, तो वहाँ भी यह चीज़ें चल रही थी उस समय। वहाँ भी कभी कांग्रेस को हटाने के लिए लोग एक साथ आ करके उसको हटाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ यह कंसेप्ट याद रखेंगे कि गैर कांग्रेसवाद जो है वह क्या है। गैर कांग्रेसवाद कांग्रेस को हटाने के लिए विपक्षी लोगों का एक समूह था, जिसका आह्वान, एक रणनीति थी, जिसका नेतृत्व राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया। इस प्रकार आप शॉर्ट आंसर में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब 9 राज्यों में जब चौथा आम चुनाव होता है
तो उस समय 9 राज्यों में, देखिए यहाँ पर 9 राज्यों का नाम लिखा हुआ है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। ये 9 राज्य जो होते हैं उसमें वह कांग्रेस हार जाती है। कांग्रेस की स्थिति जो है वह खराब होने शुरू होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आता है सिंडिकेट का, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। देखिए वहाँ पर जो 2 गुट कैसे बनना शुरू हुआ मैं बताता हूँ आपको कि जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का कार्यभार सौंपा जाता है तो सिंडिकेट जो यह निर्णय करने में सफल होती है, उसको यह विश्वास होता है कि हमारी कही गई बातों को इंदिरा जी मानेगी और जैसा हम लोग कहेंगे उस प्रकार जो है वह कार्य करेगी। लेकिन इंदिरा जी ऐसे करती नहीं है, वह एक कठपुतली बन करके जो है वह कार्य नहीं करना पसंद करती है। वह अपने निर्णय खुद करना जानती हैं और अपने निर्णय पे अडिग भी रहना जानती हैं। जो वह निर्णय करती थी उसमें वह परिवर्तन नहीं किया करती थी। वह एकदम जो है स्टफ जिसको कहते हैं, आयरन लेडी कहने का यही मतलब होता है कि जो कहती थी वह करती थी। उसमें परिवर्तन जो है नहीं होता था कि आज ये कह रहे हैं कल वो कह रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं थी उनमें। और बहुत ही स्वाभिमानी किस्म की महिला थी। किसी से वह बात करने में, निर्णय करने में जरा भी वह घबराती नहीं थी। उनकी पर्सनालिटी जो थी ना वह एक बहुत ही अद्भुत पर्सनालिटी उनकी रही है। तो सिंडिकेट का जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, यह जान लीजिए कि सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ही वैसे नेताओं का एक समूह था जिसकी बातें जो है वह प्रमुख माना करती थी। वह पीएम जो है वह दल के नेता जो है उसको माना करते थे। और इसमें हम लोग जानेंगे के कामराज को। देखिए ये के कामराज है, इनकी एक डाक टिकट जारी हुआ है, उसके आधार पे हम लोग यहाँ पर इनको समझेंगे कि इनके द्वारा ही जो है एमडीएम, मिड डे मील, दोपहर का भोजन जो शुरू किया गया था इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। यह शायद एमसीक्यूज में प्रश्न बन सकता है कि एमडीएम जो है वह संचालित करने में किन की भूमिका रही है, तो वह के कामराज इसके पीछे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक योजना वह लेकर के आते हैं, कामराज योजना। कामराज योजना के अंतर्गत वह क्या विचार देते हैं कि जो वरिष्ठ लोग हैं कांग्रेस में वह दल को छोड़ दें और नए अनुभवी लोगों को जो है मौका दिया जाए ताकि वह कुछ नया कर सकें अपने देश के लिए, अपने दल के लिए। तो यह ध्यान रखेंगे कि सिंडिकेट भी हमको याद रखना है और कामराज योजना भी याद रखना है और एमडीएम जो है वह कौन शुरू किया है वह भी याद रखना है। यहाँ से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 1969 की जो है वह घटना एक बार देखते हैं क्या होता है इसके अंतर्गत। देखिए 1969 में क्या होता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो होते हैं वह उनके डेथ के बाद जो है उनका पद जो है खाली हो जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति होते हैं जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है और वह पद खाली हो जाता है। और पद खाली होने के साथ ही उस पर इलेक्शन कराने के लिए जो कांग्रेस पार्टी होती है वह जो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष होते हैं एन संजीवा रेड्डी, उनको राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में मनोनीत करती है। और राष्ट्रपति के नाम जब मनोनीत किया जाता है तो इंदिरा गांधी के रिलेशन जो होते हैं ना नीलम संजीवा रेड्डी से वो अच्छे नहीं होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब उनका संबंध अच्छा नहीं रहा होगा तो उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। दोनों में भी जो रिलेशन रहा था वह अच्छे रिलेशन नहीं रहे थे शुरू से भी, मैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो नीलम संजीवा रेड्डी के एगेंस्ट में जो है वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, देखिए आपके उपराष्ट्रपति जो होते हैं बीबी गिरी, उनको वह इंदिरा गांधी खड़ा करा देती है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। और जब इलेक्शन होता है तो यह प्रचार करती हैं कि जो है आप निर्भीक होकर करके अपना वोट करें। और इस इलेक्शंस में बीबी गिरी जीत जाते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी हार जाते हैं। तो फिर से एक बार के कामराज को जो है कांग्रेस के अंदर ही इंदिरा जी उनको पछाड़ पाने में सक्षम हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक काम जो है वह और होता है इंदिरा जी के द्वारा। एक तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उनके द्वारा, भूमि सुधार संबंधी कार्य किए जाते हैं,
उसके अलावे जो है एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिवी पर्स का। यह लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिवी पर्स क्या है। तो प्रिवी पर्स को समाप्त करने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्हीं के द्वारा यह व्यवस्था समाप्त की गई है। क्या था यह? तो देखिए, जब हम लोग यह जानते हैं कि देसी रियासतें जब कार्यरत थी, देसी रियासतें थी हमारे के यहाँ, उनको जब भारत में विलय किया जा रहा था तो उनको यह सुविधा दी गई कि आप कुछ अपनी प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति रख सकते हैं और भारत भी जो है आपको, भारत सरकार जो है वह भी आपको कुछ सुविधाएं देगा। और यह व्यवस्था जो है उसकी कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, उसकी कितनी क्षमता है उस रियासत की, उसके आधार पर तय की जाती थी। ठीक है ना, यह स्पेशल उनको राइट मिला हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो यह व्यवस्था समाप्त होने के बाद जो है उनके प्रति जनता में एक अच्छी छवि बनती है और उसका लाभ जो है उनको 71 का जब चुनाव होता है उसमें उनको मिलता है। देखिए, अंदर अंदर कांग्रेस के अंदर जो है सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती है अभी तक। आपस में लोग, आप दो बैलों की जोड़ी देख करके भी आप समझे थे कि कैसे जो है लोग टकराव की स्थिति थी, है ना। वहाँ पर अभी आप क्या देख रहे हैं कि 70 में जो कांग्रेस के अंदर के जो लोग होते हैं वह अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, और जब समर्थन वापस लेते हैं तो वह जो है अल्पमत में आ जाती है। लेकिन उसी समय जो है आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट दल होता है वह उसको समर्थन देती है और वह सरकार बचाने में सक्षम रहती है। लेकिन वह कुछ ही समय के बाद वह देखिए दिसंबर में जो है वह लोकसभा को भंग कर देती है। इंदिरा गांधी जो है वह दिसंबर 70 में भंग कर देती है और फिर से इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी आ जाती है। जब 71 का इलेक्शन होता है तो उस समय वह एक नारा देती है, गरीबी हटाओ, और इसकी विपक्षी जो पार्टी होती है, के कामराज की जो पार्टी होती है, वह कहती है इंदिरा हटाओ। उसके सामने कोई विकल्प नहीं रहता है। जैसे अभी लोग कहते हैं ना कि मोदी हटाओ, विपक्ष की जो पार्टी है उसके सामने कोई विजन नहीं है कि हम क्या करेंगे। तो जनता आज न इतनी बेवकूफ़ रही है और न पहले थी। जब आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको जब पावर मिलेगा, सत्ता मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, तो आप देश को कैसे चलाएंगे। सिर्फ आपका हटाना, इंदिरा को हटाना लक्ष्य है, तो जनता का उसमें उनको सपोर्ट नहीं मिलता है और फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं और पुनर्स्थापित करने में वह सफल होती हैं। देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी को जो है उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाइए कि जितने भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे वह पद पहले निर्धारित नहीं होता था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जब वहाँ इलेक्शन हो जाते थे तो वह मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वह निर्धारित करती थी, है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से क्या समझ रहे हैं कि कांग्रेस जो है वह अपने आप में इस प्रकार की पार्टी रही है जो सब चीज़ को तुष्ट कर करके, संतुष्ट कर करके अपनी स्थिति को बनाए रखने में सफल रही है ना। तो ये रहा पूरा कांग्रेस को स्थापित करने में इंदिरा गांधी की भूमिका। ठीक है, तो ये रिवीजन कोर्स है और मैराथन है तो थोड़ा सा लंबा यह चलेगा। मैं पहले भी आपको स्टार्ट करने से पहले भी बताया था, क्योंकि 4 क्लासेस का इसमें मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मैं बताया था आपको कि 5 क्लास कल करूँगा और आज 4 क्लास कर रहा हूँ। 4 दिन में पूरा जो है 12th का क्रैश कोर्स है उसको रिवाइज कराना है, तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे और इसको देखेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो हम लोग लास्ट चैप्टर में चल रहे हैं और इसके बाद जो है हम लोग फिनिश करेंगे इस क्लास को। तो अंतिम जो चैप्टर है पढ़ेंगे आज हम लोग वह है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हम लोग यह देख चुके हैं कि भारत जब आज़ाद होता है उस समय उसके सामने कई तरह की समस्याएं थी। एक तो उसकी संप्रभुता बनाए रखना, देश का विकास करना। कई सारे ऐसे राज्य जो थे वह भाषा के आधार पर अपने को अलग करने की बात कर रहे थे, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर एक अलग आइडेंटिटी की पहचान बनाना चाह रहे थे। शिक्षा, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये तो हमारे यहाँ की समस्या शुरू से ही रही है। तो जो नेता थे उस समय हमारे देश के, नेहरू जी,
जो केंद्रीय सरकार हुआ करती थी, उसके सामने देखते हैं कौन कौन सी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा। तो यह जो आप देख रहे होंगे आपके सामने कश्मीर का विलय, यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आता है बच्चों। कश्मीर का विलय कैसे हुआ, कश्मीर की समस्या क्या है, ये सब मोटा मोटी एक ही चीज़ जो है घुमा फिरा करके पूछता है। और यहाँ से प्रश्न अभी तक कंटिन्यूअस आते रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो मैं आपको यहाँ तक दिखाया हूँ कि 10 साल में 8 बार आया है। 10 साल की परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखे थे, जिसमें 8 साल यह आया है, माने हर एक साल लगभग ये आते ही रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये तस्वीर जो है राजा हरि सिंह की है। हरि सिंह जो है वह वहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। और जब हम लोग स्वतंत्र हुए 47 में, तो जो नेता थे आपके पटेल साहब, उनके जिम्मे देशी रियासतों को अपने में मिलाने की जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन इनको मिलाने के लिए जो है ना, वह बहुत तरह की परेशानी झेलना पड़ा। यह राजी नहीं हो रहे थे कि हम जो है स्वतंत्र रहेंगे। कुछ और थे, जैसे जूनागढ़ था, आपका हैदराबाद था, ये जो 2-4 रहे हैं रियासतें, वह भारत में मिलने के इच्छुक नहीं थे। वह अपने आप को जो है ना तिस्मारकार समझ रहा था कि हम जो है स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन इनकी औकात जब है तुरंत पता चलती है 1948 में ही। 1 साल भी स्वतंत्र हुए नहीं होता है कि पाकिस्तान जो है इन पर हमला कर देता है। जब पाकिस्तान हमला करता है कश्मीर पर, तब हरि सिंह की जो है नींद उड़ जाती है और वह चिल्लाते हैं, बचाते हैं, कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। मोदी कहते हैं, सॉरी, नेहरू जी को वह फ़ोन करते हैं कि भाई हमारी रक्षा करिए, हम अपनी जान माल की स्थिति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। टेलीफोनिक यह बात होती है बच्चों, और उस टेलीफोनिक बात में ही नेहरू जी यह शर्त रखते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बशर्ते आप भारत ने विलय पत्र पर साइन करने के लिए सहमत हों। अब देखो, जब जान पे पड़ती है तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हरि सिंह भी यही किए, बोले कि ठीक है, हमको मंजूर है, आप बचा लीजिए। एक शर्त वहाँ पर यह रखते हैं, शर्त यह रखते हैं कि आंतरिक प्रशासन जो है वह हमारे जिम्मे रहने दिया जाए, और बाहरी प्रशासन, सुरक्षा, कम्युनिकेशन, विदेश, ये 3 विभाग जो है आप रख लीजिए, लेकिन अंदर के जो प्रशासन, कश्मीर के अंदर की प्रशासन जो है वो हमारे जिम्मे रहने दीजिए। तो इस पर नेहरू जी जो है वह सहमत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, भारत का विदेश से जो है लगाव किसी तरह का होगा तो उसमें भारत इंटरफेरेंस करेगा और अंदर में वह अपनी चीज़ें भी चलाते रहेगा। इसी कारण से आप जान लीजिए कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट के रूप में दर्जा प्राप्त था, और 1948 से वहाँ पर प्रधानमंत्री की भी व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर एक अलग संविधान की भी व्यवस्था की गई थी, है ना। बाद में हालांकि उसमें संशोधन होता है, 65 में उसमें संशोधन कर करके फिर से उसको मुख्यमंत्री का ही जो है वह दर्जा दिया जाता है। तो ये चीज़ें जब चल रही होती है, जब नेहरू गवर्नमेंट लेती है डिसीजन कि जाइए वहाँ पर जो है वह पाकिस्तान को खदेड़ के भगाइए, सेना को यह आदेश देती है, और गवर्नमेंट भी वहाँ जाती है, क्योंकि विलय कराना होता है, साइन कराना होता है। तो ये 6 दिनों के, देखिए ये इतनी जल्दी कार्रवाई होती है ना, इतना सब कुछ जल्दी जल्दी होता है कि लोग साइन तो करा लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सील नहीं लग पाता है। और पहले राजा की जो सील होती है ना, होती थी, वह बहुत इंपॉर्टेंट होता था उसका। वो सील आम लोगों तक उपलब्ध नहीं हो पाता था। जैसे आज तो बहुत इजीली बाजार में किसी का मुहर आदमी बना लेता है, लेकिन उस समय राजा की सील जो है ना वो उपलब्ध नहीं हो पाती थी, स्पेशल तरीके से उसको बनाया जाता था। तो इसको लेकर के सील न रहने के लेकर के पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाते रहता है कि आप जबरदस्ती जो है उनसे साइन करा लिए हैं, वह सहमत नहीं थे आप में विलय होने के। और इसको लेकर के आज भी जो है हम लोग देखते हैं कि दोनों के संबंध जो है वह अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, यह चीज़ें जो है हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे राज्य पुनर्गठन कैसे होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि 1953 की घटना है। 1953 में आंध्र प्रदेश में एक नेता हुआ थे पोट्टी श्रीरामल्लू। उन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिया। कितने दिनों का? 56 दिनों का। अब भूख हड़ताल तो किया ही, साथ में वो चले भी गए दुनिया से।
तो उनका यह योगदान जो रहा, बलिदान जो रहा, उसको लेकर करके आंध्र प्रदेश की स्थिति जो है ना बहुत खराब हो गई। गवर्नमेंट को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। और फिर फजल अली कमेटी आती है, उसके पहले भी कमेटी आती है राज्य पुनर्गठन आयोग को लेकर के, जितनी भी कमेटियां उसके पूर्व में आई, सबने यह रिजेक्ट किया कि एक भाषा एक स्टेट का निर्माण किया जाए। लेकिन जब फजल अली कमेटी आती है 1953 में, तो वह भी इस चीज़ को रिजेक्ट करती है कि एक भाषा एक स्टेट का दर्जा जो है ठीक नहीं होगा। लेकिन एक ऑप्शन वह देती है, वह ऑप्शन यह देती है कि जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक भाषा भाषी के लोग एक हों, उसके नाम पे जो है एक स्टेट बनाया जा सकता है, बशर्ते उसमें अन्य भाषा भाषी के लोग भी स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे। और इसी आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है गुजरात का, महाराष्ट्र का डिवाइडेशन हुआ, पंजाब का डिवाइडेशन हुआ, फिर जो है हम लोग गोवा का विलय देखें, सिक्किम का विलय देखें, है ना। जो उसके बाद हम लोग देखें 2000 में झारखंड बना, उत्तराखंड बना, फिर जो है आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर के जो है वह कौन बना, छत्तीसगढ़ बना, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक विकास के क्रम में कई सारे स्टेट बनते रहे हैं और टूट टूट करके अलग होते रहे हैं। अभी अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो फिर से जो है अभी जम्मू कश्मीर आपका विधेयक आया था 2019 में, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसको 2 संघ शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया। और आज जो है करेंट में कितने स्टेट और कितने राज्य हैं, कितने यूटीज हैं, वह आप जो है ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं एट प्रेजेंट आपके भारत में हैं। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो है शेख अब्दुल्ला वहाँ पर एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में। वह आपके नेहरू गवर्नमेंट में भी काम किए थे, है ना। तो उनको पहले बार प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिलता है जम्मू कश्मीर का, हम लोग यह चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि शेख अब्दुल्ला के बाद जो है फ़ारूक अब्दुल्ला आते हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला आते हैं, फिर महबूबा मुफ्ती जो है अभी पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव जम्मू कश्मीर में उनको प्राप्त होता है। ठीक है, यह फैक्ट आप याद रखेंगे। यहाँ पर बहुत चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। एक यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वह द्रविड़ आंदोलन का, यहाँ से प्रश्न बनने का मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा के लिए। तो यह आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि द्रविड़ आंदोलन जो है वह जुड़ा हुआ है ईवी रामास्वामी नायकर से। ईवी रामास्वामी नायकर को ही कहा जाता है पेरियार, और पेरियार का दक्षिण में अर्थ होता है सम्माननीय, पूजनीय, आदरणीय। जिनको आप पूजते हैं उसको पेरियार कहा जाता है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इनको दक्षिण का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का गांधी। इनको इतना जो है क्यों महत्व प्राप्त है दक्षिण में, तो देखिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इनको समझने के लिए जो है आप यह जान लें कि जब यह शुरू में कांग्रेस में शामिल होते हैं, स्टार्टिंग जो इनका राजनीतिक जीवन होता है वह कांग्रेस के साथ ही शुरू होता है। लेकिन जैसे ही इनको एहसास होता है ना कि कांग्रेस जो है एक धर्म, एक जाति, एक वंश से संबंधित दल है और वह पिछड़े लोगों को आगे नहीं लाना चाहती है, तो वह वहाँ से उसको बिछो हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं। और फिर जो है वह ज्वाइन करते हैं जस्टिस पार्टी को, और जस्टिस पार्टी में इतने वह बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं कि उनको अध्यक्ष पद तक प्राप्त होता है। अध्यक्ष पद प्राप्त होने के बाद वह कुछ समय के बाद जो है उसमें नाम ही परिवर्तन करते हैं। जस्टिस पार्टी का जो नाम बदल करके क्या कर देते हैं, द्रविड़ कझगम। द्रविड़ कझगम जो है उनकी पार्टी एक बनती है जो आज दक्षिण में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है ना। तो यह जो है
ईवी रामास्वामी पेरियार का कॉन्सेप्ट रहा है। उन्होंने एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कर करके भी जो है एक आंदोलन चलाया था, जो यह कहता है कि जो है द्रविड़ जो हैं वह इज्जत उनकी की जानी चाहिए, जो उत्तर के लोग हैं वह दक्षिण के लोगों को जो है वह इज्जत नहीं करते हैं, उनका इस तरह का मानना था। और देखिए यहाँ पर यह लाइन लिखी हुई है कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र है वह हर दिन बढ़ता जा रहा है और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वह दिन बे दिन जो है वह छोटा होते जा रहा है ना। तो वह इसका विरोध करते थे, वह गांधी का विरोध करते थे, कांग्रेस का विरोध करते थे, धर्म का विरोध करते थे। उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बच्चों, वह स्टेटमेंट क्या है कि गांधी को खत्म करो, कांग्रेस को खत्म करो और धर्म को नष्ट करो। ये इनका बहुत ही बड़ा जो है कोट रहा है, यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि पंजाब के संबंध में जो है मास्टर तारा सिंह का जो योगदान रहा है, इसके नाम को आप याद रखेंगे। पाकिस्तान कहते हैं सॉरी, पंजाब जो है, पंजाब का किस प्रकार डिवाइडेशन होता है, वहाँ पर जो समस्याएं जो चल रही होती है राज्य के अंदर, उसको समाधान करने में मास्टर तारा सिंह क्या योगदान देते हैं, यह यहाँ पर सिर्फ याद रखना है। केवल यह याद रखेंगे कि मास्टर तारा सिंह कहाँ से हैं और वह क्या किए हैं। ठीक है, तो ये पंजाब से रहे हैं और इनका बहुत बड़ा उनके राज्य में योगदान रहा है, यह आप याद रखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक कॉन्सेप्ट और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, अलगाववादी आंदोलन का। तो अलगाववादी आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इसमें कई जो स्टेट रहे हैं, कई क्षेत्र रहे हैं, वह अपनी आइडेंटिटी पहचान अलग बनाने के लिए जो है वह केंद्र से हमेशा मांग करते रही है। इसी क्रम में जो है हम लोग अभी देखेंगे, वह क्या देखेंगे कि 1959 में क्या होता है कि मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल होता है। अब मिजोरम की घटना जो है वह कैसे मिजोरम अस्तित्व में आता है, यहाँ पर वह बताया गया है। ठीक है ना। और जब यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होती है तो आप जान लें कि मिजोरम जो है वह पहले असम सरकार के अंतर्गत आता था। आज जो 7 सिस्टर्स के रूप में जो हम अध्ययन करते हैं वह पहले कभी सारा असम हुआ करता था, है ना। तो असम की गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर व्यवस्था करने में सफल नहीं हो पाती है। जनता जो है वह बहुत उसके अंदर जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक जो है उसको कहेंगे आप कि विरोध की भावना होती है गवर्नमेंट के प्रति, जो है एक जलन कह लीजिए, जलन एग्जैक्ट शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसके प्रति जो है वह जनता नाखुश होती है। ठीक है, नाखुश, तो नाखुश होती है तो वह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के विरोध में कार्य करती है। और इसी का लाभ उठा करके जो है ना, लाल डेंगा एक वहाँ के लीडर होते हैं और वह एक मिजो नेशनल फ्रंट का गठन कर लेते हैं, एक दल बना लेते हैं। जब कोई समस्या होती है ना तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति उसी बीच में से निकलता है और पूरा का लीडर बन जाता है, कहता है कि हम जो है तुम्हारी बात को रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाल डेंगा जो है वह मिजो नेशनल फ्रंट को बनाते हैं और अपनी मांग को जो है अपने क्षेत्र को आज़ाद कराने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि वह उनकी शक्ति जो है बहुत कम होती है ना, उसके पास कुछ हथियार वगैरह होता नहीं है। मिजोरम है भी एक पर्वतीय जगह, छोटा सा जगह है। तो अब सामने दुश्मन जो है वह मजबूत अगर होगा और आप सामने से टकराइएगा तो फिर तो आपकी हार हो जाएगी ना। तो लाल डेंगा जो है वह गुरिल्ला युद्ध शुरू करते हैं और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से वह जो है वह जो सशस्त्र प्रयास करते हैं अपने विपक्ष में काम करने का, हराने का, वह इस कार्य में पाकिस्तान का भी उनको समर्थन मिल जाता है ना। लेकिन जब पाकिस्तान को समर्थन मिलता है तो बहुत दिन तक वह समर्थन नहीं कर पाता है। इस समय हमारे देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री के रूप में जो जानकार रहे हैं राजीव गांधी, वह इसको समाधान करने में बहुत हद तक सक्षम होते हैं। वह लाल डेंगा को पाकिस्तान से वह बुलाते हैं और उनके साथ शांति समझौता करते हैं कि भाई आप जो है यहीं रहें, आपको मैं स्पेशल प्रोविजंस के तहत जो है आपको देखिए समझौता करने के बाद जो है लाल डेंगा को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उसको स्पेशल दर्जा दे दिया जाता है, उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और फिर लाल डेंगा वहाँ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग नागालैंड के बारे में। नागालैंड जो है वह देखिए यहाँ के अंगपी जापू फिजो,
नाम हालांकि वहाँ का इस तरह का इतना टेढ़ा टेढ़ा रहता है कि बड़ा बोल उच्चारण भी करना मुश्किल होता है, तो याद कैसे रखा जाएगा ये आप देखिएगा। लेकिन खैर परीक्षा है तो परीक्षा तक तो याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक नेता रहते हैं जो इस तरह की बात शुरू करते हैं कि हमको आज़ाद करिए, ठीक है ना। और वह जब ऐसा करते हैं तो भारत सरकार उनको बात करने के लिए वह अपना संदेश देती है, लेकिन वह बातचीत को भी जो है वह ठुकरा देते हैं। और फिर जो है किसी प्रकार जब वह ठुकराते हैं तो वहाँ के और जो लोग रहते हैं वह कहते हैं कि भाई आप बात करने के लिए आपको प्रस्ताव दे रही है तो आप ठुकरा क्यों रहे हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वह उस बातचीत को मान लेते हैं और जो ये अंगपी जापू फीजो जो हैं वह अकेले पड़ जाते हैं, है ना। जब अकेले पड़ जाते हैं तो कुछ लोग जो है साइन कर देते हैं समझौते पे, तो वह जो है एक स्टेट के रूप में वह सामने आ जाता है और फिर वह उसका विरोध करते रहता है कि नहीं ये गलत है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो यह जो समस्या है आज भी यह समस्या जो है नागालैंड की बनी हुई है। अब थोड़ा सा जो है हम लोग सिक्किम को भी देख लें। सिक्किम से भी यह प्रश्न आते रहा है और यहाँ पर से तो देखिए दो जो यहाँ पर है आपका यह स्लाइड, यहाँ से दो प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि इसको सहवर्ती राज्य का दर्जा, सह प्रांत का दर्जा सिक्किम को कब मिला और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो यह 54 में है सहवर्ती और 54 कहते हैं सॉरी 74 में जो है यह सहवर्ती है और 75 में जो है यह पूर्ण राज्य का इसको दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि देखिए जो राजा चोग्याल होते हैं वहाँ पर एक राजा होते हैं, ठीक है, सिक्किम में, और वह जो है वह वहाँ की व्यवस्था को अपना बनाए हुए रखना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत बड़ी आबादी जो होती है नेपाली और अन्य लोगों की, वह कहते हैं कि साहब यह हम पर जबरदस्ती जो है शासन थोप रहे हैं, क्योंकि यह बहुसंख्यक नहीं होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। तो वह कहता है कि हमारे ऊपर जो है जबरदस्ती शासन थोप रहे हैं, है ना। और इसी को लेकर करके जो है वह भारत सरकार से ये लोग जो है वह मदद मांगते हैं और मदद के लिए भारत तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और जब मदद के लिए तैयार हो जाता है तब जो है दोनों में समझौता हो जाता है, और जब समझौता होता है तो इनको सहवर्ती राज्य का दर्जा मिलता है। चोग्याल इसके खिलाफ जो है वह विरोध करते हैं कि नहीं जो है यह गलत हो रहा है, हम जो है सहमत नहीं है, लेकिन कुछ होता नहीं है। सहवर्ती राज्य का दर्जा जो है 74 में मिलता है और फिर 75 में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर लालडेंगा की एक तस्वीर लगा करके मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह व्यक्ति जो है लालडेंगा है। यहाँ पर लालडेंगा के संबंध में कुछ चीज़ें लिखी गई है और मैप भी आप देख सकते हैं, जो पहले असम के रूप में जाना जाता था आज 7 सिस्टर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब लास्ट में हम लोग आज पहुंच चुके हैं। लास्ट रिवीजन, लास्ट पॉइंट जो है हम लोग पढ़ेंगे वह है गोवा का भारत में विलय कैसे होता है। अब देख लीजिए हम लोग गोवा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नक्शा। नहीं, नक्शा इसमें मैं नहीं शामिल कर सका हूँ। पूर्व की जो क्रैश कोर्स का क्लास हुआ था उसमें मैं आपको दिखाया था कि गोवा कहाँ पर स्थित है, और यह बहुत छोटा सा है। अगर आप जल्दीबाजी में अगर ढूंढना चाहेंगे ना तो गोवा शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, यह जो है हम देखते हैं कि कैसे इसका जो है भारत में विलय होता है। होता क्या है कि 1947 के बाद भी जो है गोवा जो है पुर्तगाल के अधीन होता है। गोवा भारत का अंग जो है वह नहीं बनता है। गोवा, दमन और दीप जो है वह पुर्तगाल के अधीन रहता है। वहाँ पर से पुर्तगाली लोग हटने के लिए जो है वह नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं हमारा है, हम इसको अपने अंदर रखेंगे। खैर ठीक है, चल रही थी ये चीज़ें। तो उसके बाद क्या होता है कि अंदर में गोवा के जो लोग होते हैं ना वो एक आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। जब आंदोलन शुरू करते हैं तो फिर महाराष्ट्र के जो, चूंकि महाराष्ट्र गोवा के सटा है, उसका एरिया जो है बाउंड्री जो है मिलता है, तो महाराष्ट्र के समाजवादी जो नेता हुआ करते हैं वह उसका समर्थन देते हैं कि ठीक है तुम करो आंदोलन, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती है। और दिसंबर 1961 में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिसंबर 1961 में भारत सरकार जो है गोवा में सेना भेजती है और मात्र 2 दिन की कार्रवाई में जो है वह गोवा को स्वतंत्र कराने में सफल हो जाती है। पुर्तगाल को गोवा छोड़ना पड़ता है। फिर क्या होता है, गोवा को उसमें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र चूंकि उससे सटा हुआ है तो उसको यह मन में आता है साहब कि इसको क्यों ना हम अपने राज्य में मिला लें। वो भारत सरकार के पास अपना प्रस्ताव देता है कि साहब जो है गोवा को हमारे स्टेट में मिला दिया जाए। तो केंद्र सरकार जो है वहाँ के लोगों से यह पूछती है, सर्वे कराती है कि क्या आप जो है वह महाराष्ट्र में मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, बताइए।
तो वहाँ के बहुसंख्यक जो आबादी होती है ना, वह कहती है कि नाना साहब हमको जो है स्वतंत्र रहने दीजिए, और फिर जो है उनको स्वतंत्र ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 67 में यह जो है सर्वे जनवरी में होता है, और जब यह इस तरह की राय आती है तो संघ शासित प्रदेश के रूप में ही वह रहते हैं। 1987 में गोवा को केंद्र सरकार के द्वारा फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ आज की क्लास। मैं समझता हूँ कि आपको यह सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसके पहले का हुआ था, उसको में हमसे एक गलती हो गई थी। गलती क्या हुई थी कि पुस्तक का नाम था प्लेटो किसकी रचना है, और मैं आपको बताया हूँ कि प्लेटो है, जबकि ये मेरी गलती थी, मैं गलती से बता गया, जबकि प्लेटो जो है उसकी आंसर नहीं है, वह अरस्तु है। ठीक है, वह मेरे पास पुस्तक थी भी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं गलती से बोल गया। दूसरी गलती जो थी, तो आप सुधार लेंगे कि पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वह प्लेटो नहीं है, अरस्तु हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज़ थी वह जर्मनी का एकीकरण में 91 बोल गया हूँ गलती से, वह 90 में हुआ है। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ आप अपने नोट्स में सुधार लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण जो है आपका मार्क्स कट जाए। जैसे ही मुझे आभास हुआ कि यह गलत हो गई हमसे, तो मैं आपको वहाँ पर भी लिखा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी जाके लिखा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 64 है और क्वेश्चन नंबर एक और है, उसको आप देख लेंगे। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ अब हम समाप्त करते हैं कक्षा, और मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए बाय।